सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे 23 अक्टूबर 1928 के उस घटनाक्रम में जिसमें बाबा साहब से 295 प्रश्न पूछे जाते हैं साइमन कमीशन की तरफ से। साइमन कमीशन 1919 भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करने के उद्देश्य से भारत में आया था और साइमन कमीशन ये चाहता था, इन स्थितियों की भी जानकारी लेना चाहता था कि आखिर भारत में रहने वाले सभी समुदायों की स्थिति क्या है, खासकर दलित समुदाय की स्थिति क्या है और दलित समुदाय को क्या कुछ रियायत दी जा सकती है। 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में दलितों को दी गई रियायतों का कितना असर हुआ है, ये भी साइमन कमीशन देखना चाहता था, जांचना चाहता था। और ब्रिटिश भारत कैसा हो, साइमन कमीशन इस बारे में बड़ी रणनीति के साथ यहाँ पर भारत में आया था। मेरे साथियों, 23 अक्टूबर 1928 का वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन साइमन कमीशन के समक्ष बाबा साहब स्वयं उपस्थित होते हैं। बाबा साहब को आमंत्रित करते हैं। बाबा साहब बम्बई प्रेसिडेंसी के सदस्य के रूप में अपनी उपस्थिति देते हैं। दलित वर्गों के प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर पीजी सोलंकी अपनी गरिमामयी उपस्थिति देते हैं। और मेरे साथियों, जब डॉक्टर पीजी सोलंकी से पूछते हैं साइमन कमीशन के सदस्यगण, चेयरमैन, कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहेंगे, तो वो सीधा सीधा कह देते हैं कि बाबा साहब के द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्य हमें मान्य है और बाबा साहब के द्वारा तर्क जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं उन्हें हम स्वीकार करते हैं। ऐसे में बाबा साहब मुख्य भूमिका में आ जाते हैं और बाबा साहब से लगातार एक एक कर यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी चेयरमैन, कभी सदस्यगण लगातार प्रश्न पूछते हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है 295 प्रश्नों का जवाब बाबा साहब देते हैं। आज हम आपके समक्ष जो यहाँ पर आर्टिकल रखेंगे मेरे साथियों, प्रश्न नंबर 43 से लेकर 43 से लेकर 68 तक जो प्रश्न हैं वो आपके समक्ष हम रखने वाले हैं। इन प्रश्नों के तहत आप जानेंगे कि बाबा साहब दलितों की संख्या क्या बताते हैं, साउथ बोर्डर कमेटी के समक्ष बाबा साहब ने क्या प्रस्तुत किया है आंकड़ा, कई ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़े जो यहाँ पर बाबा साहब रखते हैं। वयस्क मताधिकार के बारे में बाबा साहब की क्या राय है, मतदाता सूची के बारे में क्या राय है, ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो साइमन कमीशन के समक्ष बाबा साहब उनके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर में देते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। चेयरमैन साइमन कमीशन पूछते हैं बाबा साहब से, कहते हैं कि मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि हिंदुओं के कई प्रतिष्ठित नेता हैं, मैं कोई नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने दलित वर्गों के बारे में निस्संदेह गहरी रुचि दिखाई है। इस बारे में कोई मतभेद नहीं है। तब बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ, इस बारे में लोग बहुत सी बातें करते हैं। चेयरमैन कहते हैं, मैं जानता हूं, परंतु ये आपका विचार है। आप कहते हैं कि संवैधानिक दृष्टि से आपको विशिष्ट और पृथक समुदाय माना जाए। यानी कि बाबा साहब ने यहाँ पर डिमांड की थी मेरे साथियों, कल के अम्बेडकर संदेश में मैंने आपको बताया था। बाबा साहब चाहते थे कि दलित वर्ग को, अस्पृश्य वर्ग को यहाँ पर अलग, हिंदुओं से अलग दर्जा दिया जाए, हिंदुओं से अलग उनकी चूँकि स्थिति है और ऐसे में अल्पसंख्यक के रूप में विशिष्ट दर्जा प्रदान किया जाए दलित वर्ग को। यही बात यहाँ पर रिपीट करते हुए चेयरमैन इस बात को कहते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि जी हाँ, मतलब विशिष्ट तथा पृथक समुदाय माना जाए, इसमें सहमति है बाबा साहब की। चेयरमैन कहते हैं कि जहाँ तक प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, मैंने अनुभव किया है कि चाहे वयस्क मताधिकार हो या ना हो, लगता है आप मनोनयन के विचार से सहमत नहीं हैं, आप चुनाव चाहते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ, क्या आप दोनों का यही विचार है, यानी कि डॉक्टर पीजी सोलंकी और डॉक्टर अम्बेडकर का। तो डॉक्टर सोलंकी कहते हैं, जी हाँ, मेरा भी यही विचार है। इसका मतलब यह है कि आपको मतदाता सूची तैयार करनी होगी। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, जी हाँ, और आपको ये निश्चित करना होगा कि जो व्यक्ति मत देने के लिए आता है वह वही व्यक्ति है जिसका नाम सूची में दर्ज है। बाबा साहब फिर एक बार कहते हैं, जी हाँ। डॉक्टर अम्बेडकर, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जिन लोगों को आप दलित जातियाँ कहते हैं उनमें कितने प्रतिशत पढ़ सकते हैं। बड़ा जटिल प्रश्न बाबा साहब के सामने यहाँ रख दिया गया है कि जिनके लिए आप वोट मांग रहे हैं, वोट का अधिकार मांग रहे हैं, वयस्क मताधिकार की डिमांड कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि वोट डालने के लिए मतपत्र पढ़ना होगा।
जरूरी है, मतपत्र पढ़ना होगा। तो ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर क्या जवाब देते हैं, बाबा साहब क्या जवाब देते हैं, ये जानना दिलचस्प है। बाबा साहब कहते हैं, एक अलग ज्ञापन में जिसे मैंने बम्बई प्रेसिडेंसी में शिक्षा आयोग को दिया है, यह संख्या बताई है कि कितने लोग पढ़ सकते हैं, ये संख्या बताई है। मेरा विचार है ये तो बहुत कम अनुपात है। बाबा साहब कहते हैं, बेशक एक शिकायत ये भी है कि वे अन्य भाग्यशाली लोगों की भांति स्कूल नहीं जा सकते। बाबा साहब कहते हैं, बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि चुनाव कराया जाता है तो मतदान में लगभग सभी ऐसे लोग मतदान करेंगे जो स्वयं मतपत्र को समझते भी नहीं। बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ, ये बात आज भी अधिकांश मतदाताओं पर लागू होती है, क्योंकि पढ़ने का अधिकार तो दिया नहीं, कभी पढ़ने का अधिकार नहीं दिया तो ऐसे कैसे समाज पढ़ जाएगा। मेरे साथियों, ये बात बाबा साहब स्वीकार करते हैं, ये बात सही है। अब आप मुझे ये बताएं कि बम्बई प्रेसिडेंसी में आप दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखने का सुझाव देंगे, यानी कि दलित वर्गों के लिए बाबा साहब कितनी सीटें चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बाबा साहब से पूछा गया है। चेयरमैन साइमन कमीशन की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर जवाब देते हैं, कहते हैं, जो योजना मैंने तैयार की है उसमें मैंने 140 में से 22 सीटें मांगी हैं। मात्र 22 सीटें बाबा साहब ने यहाँ पर मांग ली है मेरे साथियों, रिजर्वेशन के तौर पर। क्या आप ये सुझाव देना चाहते हैं कि बम्बई परिषद के लिए सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या 140 हो? तो जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं उसे 22 निर्वाचित स्थान मिलने चाहिए। यहाँ क्लियर कर दिया यहाँ पर साइमन कमीशन ने। तब बाबा साहब कहते हैं, हाँ, यही बात सही है। और यदि हम आपका दूसरा विकल्प लें तो वयस्क मताधिकार नहीं होगा, तब आप अलग निर्वाचक मंडल की मांग करेंगे। आप फिर भी 22 सीटें चाहेंगे? तब बाबा साहब कहते हैं, हाँ, तब भी हमें 22 सीटें चाहिए। मैं आपसे एक बात और पूछूंगा। मैं समझता हूं कि श्री राजा स्वयं आपसे सामाजिक स्थिति जानने के लिए कुछ और प्रश्न पूछना चाहेंगे। इस समय बम्बई प्रेसिडेंसी में दलित वर्गों के 2 सदस्य हैं जो दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत किए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, ऐसी ही बात है। इस समय जो बम्बई प्रेसिडेंसी है उसमें दलित वर्गों के 2 सदस्य हैं और दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो मनोनीत किए गए हैं। मैं आपसे एक बात पूछूंगा। मैं समझता हूं कि श्री राजा स्वयं आपसे सामाजिक स्थिति जानने के लिए कुछ और प्रश्न पूछना चाहेंगे। इस समय बम्बई प्रेसिडेंसी में दलित वर्गों के 2 सदस्य हैं जो दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत किए गए हैं। तब बाबा साहब कहते हैं, ऐसी ही बात है, आप उनमें से एक हैं। जी हाँ। डॉक्टर सोलंकी दूसरे हैं। जी हाँ। बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ, यानी कि 2 जो सदस्य हैं दलित वर्ग के बम्बई प्रेसिडेंसी में, एक बाबा साहब हैं और एक दूसरे डॉक्टर पीजी सोलंकी हैं, यानी कि यही 2 सदस्य हैं। उन्होंने सहमति में अपना सिर हिलाया है। कहने लगे, प्रश्न पूछा, क्या इसका आधार साउथ ब्यूरो कमेटी की रिपोर्ट है? तब बाबा साहब कहते हैं, जी मुझे ऐसा ही लगता है, साउथ ब्यूरो कमेटी की रिपोर्ट को ही माना गया है। तब मेरे विचार में आपने साउथ ब्यूरो कमेटी के समक्ष साक्ष्य दिया था? तब बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ, साक्ष्य दिया था। उस कमेटी के समक्ष दिया गया आपका साक्ष्य मैं पढ़ रहा था। ये बात चेयरमैन साइमन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन के चेयरमैन कहते हैं इस बात को, कहते हैं कि मैं आपका साक्ष्य पढ़ रहा था और मैं ये देख रहा था कि आपने तब दलित वर्गों के कितने सदस्य बताए थे। मेरे ख्याल से आपने अपने ज्ञापन के पृष्ठ संख्या 39 की टिप्पणी में लिखा है कि साउथ ब्यूरो कमेटी ने बम्बई प्रेसिडेंसी में दलितों की संख्या 5,77,000 बताई है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जी हाँ, मेरे ख्याल से आपका विचार है कि वह एक गलती थी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलती थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने ये संख्या कैसे निकाली? क्या आप कुछ जानते हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मेरे विचार में उन्होंने उन जातियों की एक छोटी सी तालिका बनाई जिनका स्पर्श मात्र अपवित्र कर देता है। यह दलित वर्गों की और भी संकुचित परिभाषा है। तब ये चेयरमैन कहते हैं कि ये दलित वर्गों की और भी संकुचित परिभाषा है। बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ। श्री हार्ट्सहोन, इस टिप्पणी में आपने साउथ ब्यूरो कमेटी के 5,77,000 की संख्या का उल्लेख करते हुए कहा है कि उस प्राधिकारी के अनुसार जिस पर साउथ ब्यूरो कमेटी ने विश्वास किया है, 1911 में बम्बई प्रेसिडेंसी में दलितों की संख्या 21,45,000 थी। डॉक्टर अंबेडकर, जनगणना में आपने उसी प्राधिकारी पर विश्वास किया था। मैं यही जानना चाहता था
डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जी हाँ, यदि मुझे ठीक से याद है तो प्राधिकारी ने 2 अलग अलग प्रश्नों पर 2 अलग अलग आंकड़े दिए थे। एक प्रश्न पर उसने कम संख्या दिखाई है और जब साउथ वेस्ट कमेटी की रिपोर्ट छपी तो हमने बम्बई सरकार से इस अनुमान के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। चेयरमैन कहते हैं मेरे विचार से 21 लाख का आंकड़ा बिल्कुल उलट है। मेरे विचार से 21 लाख का आंकड़ा बिल्कुल उलट है। 1921 की जनगणना में अस्पृश्यों की संख्या जो 14,78,000 थी, जो जरायम पेशा जातियों की संख्या जो 6,23,000 थी। मेरे साथियों, अगर 14,78,000 को 6,23,000 से जोड़ देंगे तो लगभग 21 लाख बन जाएगा। तो यही बात यहाँ लिखा है कि के साथ जोड़ दिया जाए, 14,78,000 और 6,23,000 को जोड़ दिया जाए और इन दोनों को मिलाकर ये संख्या 21 लाख हो जाती है। तब बादशाह कहते हैं जी हाँ, इसमें आदिम जातियाँ और पर्वतीय जनजातियाँ नहीं हैं, वे छोड़ दी गई हैं। बादशाह कहते हैं हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, आदिम जातियाँ और पर्वतीय जनजातियों को छोड़ दिया गया है। इसके बाद क्या कुछ होता है, अगले अम्बेडकर संदेश में हम लेकर उपस्थित होंगे मेरे साथियों। आज विशेष तौर पर ये कितनी संख्या दलितों की बम्बई प्रेसिडेंसी में थी, अलग अलग रिपोर्ट, साउथ वेस्ट कमेटी की अलग रिपोर्ट, जनगणना की अलग रिपोर्ट, कई यहाँ पर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई थी। तब बाबा साहब ने यहाँ पर अच्छा आपको बताना है कि 1911 में बम्बई प्रेसिडेंसी में दलितों की संख्या क्या है। आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर जिक्र हुआ है कि 1911 की जो जनगणना हुई थी, बम्बई प्रेसिडेंसी में दलितों की संख्या कितनी एग्जैक्टली कितनी बताई गई है, अभी बस कुछ देर पहले मैंने इसका जिक्र किया है। आज का अम्बेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी था मेरे साथियों। बाबा साहब उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं जो सर जॉन साइमन बाबा साहब से लगातार पूछ रहे हैं। मेरे साथियों, दलितों का पक्ष रखते हुए बाबा साहब बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर अडिग हैं, डटे हुए हैं और लगातार प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। साथ में डॉक्टर पीजी सोलंकी भी हैं जो लगातार साथ बाबा साहब का दे रहे हैं। आज का अम्बेडकर संदेश अगर आपको भी अच्छा लगा है तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा, ये हमारा विशेष निवेदन है। कई साथी कई बार लापरवाही करते हैं, वो वीडियो स्वयं तो वाच करते हैं, स्वयं तो ज्ञानार्जन कर लेते हैं, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अम्बेडकर मिशन तक पहुंचाने का कार्य नहीं करते और इसलिए समाज के कई लोग, बड़ी संख्या में हमारे साथी, अम्बेडकरवादी साथी इस नॉलेज से वंचित रह जाते हैं। मेरे साथियों, आपके माध्यम से हर साथी जो आपके साथ जुड़ा है, अम्बेडकरवादी साथी जो आपके साथ जुड़ा है, वहाँ तक ये अम्बेडकर संदेश नियमित शेयर किया जाना चाहिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।